गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है संधि। ये संधि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें मैंने दो बुक का रेफरेंस लिया है और दोनों ही इम्पोर्टेंट बुक है। एक बुक है आपका व्यावहारिक सामान्य हिंदी जो डॉक्टर सर राघव प्रकाश सर के द्वारा लिखित है, और दूसरी बुक जो अपने 9th से लेके 12th तक की जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं राजस्थान की तरफ से ये बुक पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो उनसे मैंने आपके यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं संधि। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं? देखिएगा, संधि का सामान्य शब्दों में अगर मैं संधि को डिफाइन करूं तो संधि का मतलब होता है जोड़ना। किसी चीज को क्या करना? जोड़ना। उसे हम कहते हैं संधि। ठीक है। हिंदी में संधि का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है जोड़ना। पर अगर इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक वर्ण के पास पास आ जाने पर अनेक बार रूपांतर आ जाता है, यही रूपांतर संधि कहलाता है। पहली बात, आपको संधि की डेफिनेशन याद नहीं करनी है, कोई कंपटीशन में नहीं पूछा जाता। पर हमें सिर्फ संधि का ये पता होना चाहिए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के तीन प्रकार होते हैं। एक है आपका स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि, और एक है विसर्ग संधि। तो संधि के तीन प्रकार होते हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर देखिएगा स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि को पांच प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, पांच प्रकार से स्वर संधि को विभाजित किया गया है। पहली आपकी कौन सी है? दीर्घ संधि। फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब देखिएगा नेक्स्ट, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि को सामान्य भाषा में मैं आपको समझाता हूं, इस डेफिनेशन पे मत जाइएगा आप। दो या दो से ज्यादा, जब दो स्वर, ठीक है, दो या दो से ज्यादा स्वर, और कौन से स्वर? स्वजातीय, जो एक जाति के हों, अगर वो मिल जाते हैं तो उन दोनों के मिलने से एक जो संधि होती है वो कौन सी संधि कहलाती है? आपके दीर्घ संधि कहलाती है। ठीक है, दो स्वर, दो स्वर्ण, दो सजातीय स्वर पास पास आ जाएं तो उन दोनों के मेल से ये से उस जाति का वर्ण दीर्घ हो जाता है। अब इतनी सी बात याद रखिएगा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि जब भी कोई अ या अ जुड़ता है, ठीक है, आपके कौन से स्वर अ या अ जुड़ने पर जो क्या हो जाता है, तो वो दीर्घ संधि हो जाती है, वो आ हो जाता है। वो क्या हो जाता है? स्वर दीर्घ हो जाता है, जिसे हम आ बोलेंगे। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप दो रूल याद रखिएगा संधि के अंदर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला रूल क्या है आपका? पहला रूल आपको याद रखना है कि जब भी, ठीक है, जब भी आप संधि विच्छेद करें, जब भी आप संधि विच्छेद करें, तो संधि विच्छेद करने का मतलब क्या है? एक शब्द है, कोई भी एक शब्द है, उस शब्द को आप दो टुकड़ों में विभाजित करोगे। अभी कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा, पर दो शब्दों के अंदर ये विभाजित हो जाएगा, पहला शब्द और दूसरा शब्द। तो पहले शब्द का भी कोई मीनिंग निकलना चाहिए और दूसरे शब्द का भी कोई मीनिंग निकलना चाहिए, तब तो आपने जो संधि विच्छेद किया है वो सही होगा। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब भी किसी शब्द का आप संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करने के बाद में दो शब्द हो जाते हैं, तो दोनों शब्दों का अलग अलग मीनिंग, अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए। यदि अर्थ निकल रहा है तो आपने जो संधि विच्छेद किया है वो सही है, अदरवाइज वो गलत है। ठीक है, अब याद रखिएगा। सबसे पहले नैनाभिराम, नैनाभिराम। ठीक है, नैनाभिराम। दूसरा रूल आपको क्या याद रखना है? देखिएगा, जैसे मैंने कोई भी शब्द लिया या कोई भी वर्ण लिया, ठीक है, कोई भी अक्षर लिया, ठीक है, तो ये मैंने लिखा क, तो ये क शब्द में कौन सा स्वर छिपा हुआ है? तो हमने बोला क। तो आप समझ में आ रहा होगा इसमें छिपा हुआ है अ। तो जब भी मैं क में से क्या निकाल लेता हूँ, अ स्वर अलग कर लेता हूँ, तो ये क है, ये क्या रह जाता है? आधा रह जाता है। तो समझिएगा, कोई भी अक्षर बिना स्वर के क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला न, तो न में से मैंने क्या निकाल लिया? न में से मैंने एक स्वर निकाल लिया, वो क्या निकाल लिया? अ। तो ये न, अब क्या बचा? ये न बचा आधा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा ये वह क्या है? आधा है, और वह के अंदर मैंने क्या जोड़ लिया? आ जोड़ लिया, तो ये हो जाता है वाह। क्या हो जाता है? वाह। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैंने बोला वह आधा है और इसके अंदर स्वर जोड़ देता हूं अ, तो ये बन जाता है पूरा वह।
नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले दीर्घ संधि को पहचानना कैसे है। जब भी आपको मात्रा दीर्घ मिल जाए, जब भी आपको बड़ी मात्रा मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, हम संधि विच्छेद की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने शब्द लिया क्या, मैंने शब्द लिया आपके नैनाभिराम। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, बड़े आ की मात्रा दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दीर्घ संधि है। शरणार्थी, आ दिखाई दे रहा है, दीर्घ संधि है। चरणामृत, आ दिखाई दे रहा है, दीर्घ संधि है। अब यहां तक तो हमने समझ लिया कि जब मात्रा बड़ी हो तो दीर्घ संधि होगी, मात्रा बड़ी हो तो दीर्घ संधि होगी। पर अब इनका संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तो वो कैसे करेंगे, देखिएगा। मैंने कहा कि ऐसे यहाँ पे आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहीं से क्या होगा, यहीं से हमें दो टुकड़ों में इसको विभाजित करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, नयन धन अभिराम। क्या लिखा, नयन धन अभिराम। अब ये एक शब्द है, ये दूसरा शब्द है। एक शब्द को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, कितने भाग में विभाजित कर लिया। ये मेरा प्रथम शब्द हो गया, ये मेरा द्वितीय शब्द हो गया। थोड़ी सी क्लास एक बार आपको बोरिंग लगेगी, पर आपको अगर ये चीज आपने अच्छे से समझ ली तो आपको कभी भी आगे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने नयन, अब नयन को मैं कैसे लिखूंगा, इसको अलग अलग मैंने लिखा, न धन य धन न, यही तो है। ठीक है, और इसको लिख लिया मैंने अ धन भी रा धन मैं। धन का मतलब जोड़ना एक तरीके से। अब देखिएगा, न मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, यह मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, और ये जो न है, इस न में से मैंने क्या निकाल लिया, यदि मैं इसमें से स्वर अलग कर लेता हूं, क्या अलग कर लेता हूं, स्वर अलग कर लेता हूं, तो ये क्या बचेगा, आधा न बचेगा। तो मैंने लिख लिया अ यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि प्रथम प्रथम शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर, इन दोनों में से जब आप स्वर अलग करते हैं और दोनों स्वर में से क्या आ जाए, अ और अ आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे मैंने देखिएगा, पहला जो आपका शब्द है, इसका अंतिम अक्षर का स्वर और द्वितीय शब्द का प्रथम, ठीक है, प्रथम अक्षर का स्वर, यदि अ और अ हो तो वो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। अब देखिएगा, न में से मैंने क्या निकाल लिया, न में से अ निकाल लिया, और प्रथम शब्द के प्रथम शब्द द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर क्या आ रहा है, आपका अ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, आ हो गया। अब देखिएगा, मैंने लिखा न, मैंने लिखा य। अब न आधा है और इसमें अ और अ मिलके क्या हो गया, आ हो गया, तो ये क्या हो गया, ना। ठीक है, और ये लिखिएगा आप पूरा ऐसे कैसे, भी राम, तो ये क्या हो गया, नैना भी राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो इतने सारे हमारे पास है एग्जाम्पल कि इनमें से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अब मैं आपको फटाफट बताता हूँ। पहला द्वितीय शब्द आपका क्या है, शरणार्थी। क्या आ रहा है, आ, शरणार्थी। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने इसका संधि विच्छेद किया तो ये क्या हो गया, शरण धन अर्थी, शरण धन अर्थी। ठीक है, अब ण में से मैं क्या निकाल लिया, मैंने प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर में से मैंने क्या, यहाँ पे स्वर क्या आ रहा है, अ, शरण, ण, ण में क्या आ रहा है, अ, और यहाँ पे क्या, अर्थी। ठीक है, अर्थी। तो दोनों स्वर को यदि मैं जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाता है, आ, तो ये क्या बन गया, शरण। इसको लिखिएगा, शर, और न से मैं आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, णा, और ये थी, तो ये क्या बन गया, शरणार्थी। तो पहली कंडीशन ये। फिर मैंने कहा था कि किसी भी शब्द का आप संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्दों का डिफरेंट का मीनिंग निकलना चाहिए। तो शरण का मतलब तो आप सब समझते हो, शरण में आया हुआ, और अर्थी का मतलब होता है चाह रखने वाला। शरण की चाह रखने वाले को क्या कहते हैं, हम शरणार्थी कहते हैं। वैसे ही मैंने जब नैना विराम का संधि विच्छेद किया तो नैन का मतलब आंख, और अभिराम को मतलब होता है सुख देने वाला। जो नैनों को सुख देता है उसे हम बोलते हैं नैनाभिराम। चीज समझ में आई। जैसे चरणामृत, यहां से आपको दो टुकड़ों में बांटना होगा, आ की मात्रा आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, चरण धन अमृत। क्या हो जाएगा, चरण धन अमृत।
ड़ में से मैं ए निकाल लेता हूं तो आधा ण बचता है, और ये इसमें से कौन सा स्वर निकलेगा, ए, और इसका ए मिलके क्या हो गया आपका, आ हो गया, तो ये हो गया आपके चरणामृत। अब देखिएगा, शशांक शब्द क्या है आपका, शशांक शब्द है। शशांक को मैं दो टुकड़ों में विभाजित करता हूं, तो ये बन जाता है शश धन अंक, यही हो जाता है। अब देखिएगा आप, मैं आपको इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से क्लियर करके समझा रहा हूं, आपको आई होप समझ में आएगा। मैंने लिखा श, और मैंने क्या कहा, प्रथम प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर में से मेरे को क्या देखना है, स्वर। तो ये श, इस श में से मैंने क्या निकाल लिया, स्वर निकाल लिया, तो ये बचा आधा श, और मैंने ये स्वर लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर, ये देखिएगा ये अक्षर, तो ए और ए मिलके क्या बन गया, आ। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये श तो आपका पूरा था, ये आधे शब्द में क्या बन गया, ये क्या जोड़ देंगे हम, आ जोड़ देंगे, तो ये बन गया शशांक, ठीक है, शशांक, ठीक है। और शशांक का, अब मैंने पहली कंडीशन तो हमने फुलफिल कर ली, संधि विच्छेद करने पर हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि दोनों शब्दों का डिफरेंट मीनिंग निकलना चाहिए। तो शश का मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है, और अंक का, शंख का मतलब क्या होता है, सॉरी, शश का मतलब होता है आपके खरगोश, और अंक मतलब गोद। तो चंद्रमा की गोद में हमें ऐसे, चंद्रमा में ऐसे धब्बे दिखाई देते हैं कि जैसे वहां पे क्या बैठा हो, खरगोश बैठा हो। तो हमें चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, चंद्रमा ऐसे दिखाई देता है कि चंद्रमा की गोद में क्या बैठा हो, आपके खरगोश बैठे हो, तो इसलिए हम चंद्रमा को कहते हैं शशांक, ठीक है। सावधान, सावधान का संधि विच्छेद क्या होगा, स धन अवधान, क्या होगा, स धन अवधान। फिर से देखिएगा, ये स में से मैंने स्वर निकाल लिया, तो ये स बचा आधा, इसमें से जो स्वर निकाला मैंने लिख लिया यहाँ पे, और लिखिएगा आप अवधान, क्या लिखेंगे आप, अवधान। तो ये देखिए, ए और ए जुड़कर क्या हो जाता है, आ हो जाता है, क्या हो जाता है, आ। तो ये हो गया, स में आ जोड़ा तो ये क्या बन गया आपका, सा, ठीक है। फिर पूरा ऐसे कैसे लिख लीजिए, सावधान, ठीक है, समझ में आ गया। उत्तमांग को कैसे लिखेंगे, उत्तम, उत्तम धन अंग, सॉरी उत्तमांग है ना आपके, ठीक है, उत्तमांग। तो ये हो गया आपके उत्तम धन अंग। तो देखिएगा, इसको मैंने लिखा उत्तम, ठीक है, मैं में से मैंने क्या निकाल लिया, स्वर निकाल लिया, तो ये बचा आधा मैं, और ये ए, फिर इसके साथ में लिख लीजिएगा अंग। अब देखिएगा आप, ये ए और ए क्या हो, मिलके क्या हो गया, आ। तो मैं आधा था, मैं में क्या जोड़ दिया मैंने, आ जोड़ लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तमा, और फिर बचा अंग, उत्तमांग। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार क्लास को आप देखिएगा, अगर आपके वर्ण विचार अच्छे से क्लियर है तो संधि में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखिएगा। फिर दूसरा रूल क्या कहता है, कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर में क्या स्वर आ जाए, अ आ जाए, और द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर में क्या स्वर आ जाए, आ जाए, तो फिर क्या हो जाता है, वो जुड़कर आ हो जाता है। देखिएगा, संधि विच्छेद, पुस्तक, क्या, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। अब बताइएगा, द्वितीय जो शब्द है, द्वितीय शब्द क्या है, ये प्रथम शब्द क्या है, मेरा पुस्तक। अब बचा पुस्तक के क में हमें पता है कि क को अगर मैं विभाजित करूंगा तो क तो है आधा, और इसमें क्या है, इसमें अ स्वर है, ठीक है। और द्वितीय शब्द का पहला अक्षर देखिए, इसमें क्या आ गया, आ। तो हमने देखा कि अगर प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में अ आ जाए और द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर में आ जाए, तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। तो ये देखिएगा, अब मैं इसको आपको अच्छे से क्लियर करके बता देता हूँ। आई होप आपको क्लास थोड़ी बोरिंग लग रही होगी, पर इतने अच्छे से हम पढ़ रहे हैं कि इसके बाद में आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखिएगा, मैंने लिखा पुस्तक, ठीक है, पुस्तक। अब पुस्तक में से मैंने क्या निकाल लिया, स्वर निकाल लिया, तो कै में से स्वर निकाल लिया, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो कै तो हो गया आधा, और मैंने लिख दिया यहाँ पे इसमें क्या है, स्वर है। फिर मैंने लिख दिया आलय, क्या लिख दिया, आलय। अब देखिएगा, ए और आ जुड़कर क्या बन जाता है, आ। तो अब इसको लिखिएगा पुस्त,
और कै आधा है जिसमें आ जोड़ दिया तो ये क्या बन गया का, और फिर लिख लीजिएगा लय, तो ये बन गया पुस्तकालय। ठीक है, समझ में आया। देवालय, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब कौन सी संधि है आपकी, कौन सी संधि हो गई आपके, दीर्घ संधि हो गई। तो ये हो गया देवधन आलय, देवधन आलय। ठीक है, ठीक है। देव का मतलब देवता और आलय मतलब घर, देवताओं का घर कौन सा होता है, मंदिर, इसलिए उसे कहा जाता है देवालय। चीज समझ में आई होगी आपको। रत्नाकर, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रतन। ठीक है, क्या होगा, रत्न धन आकर, रत्न धन आकर। रत्न का मतलब क्या होता है, आपके हीरे मोती वगैरह ये, और आकर का मतलब होता है खजाना। ठीक है, रत्नों का जो खजाना है, रत्नाकर हम किसे कहते हैं, समुद्र को। अब देखिएगा, इसमें क्या है, न में ए है, इसका ए निकल लूंगा, और ये क्या है आ, तो मिलकर क्या हो गया आ, इसलिए बन गया ये रत्नाकर। धर्मात्मा, देखिएगा क्या हो जाएगा इसका, धर्म धन आत्मा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। चीजें समझ में आ रही होगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा, कुशासन, तो ये क्या होगा, कुश धन आसन, कुश धन आसन, ये चीज समझ में आई होगी आपको। शोकाकुल, ठीक है, ये क्या होगा, शोक, शोक। ठीक है, ये एक सेकंड रुकिएगा, क्या हो जाएगा आपका, शोक जमा या धन आकुल, जो शोक से क्या हो, आकुल हो। अगर मैंने इसका संधि विच्छेद किया तो दोनों का अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, शोक का मतलब दुख मनाना, और आकुल मतलब बहुत ज्यादा व्याप्त होना, दोनों का मीनिंग निकल गया, तो ये बन गया शोकाकुल। कैसे बना मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा हूं, देखिएगा आप। मैंने लिखा शो, ठीक है, और हमने इस क्लास की स्टार्टिंग में बात की थी कि ये क में से अगर मैं स्वर निकाल देता हूं तो ये क बचता है आधा, और क में कौन सा स्वर है, तो कर, क में स्वर है अ। ठीक है, और फिर द्वितीय शब्द मैंने लिख लिया आकुल, क्या लिख लिया, आकुल। फिर से जोड़िएगा, शो में ऐसे कैसे लिख लेता हूं, ठीक है, और क में ए और आ जुड़कर क्या बन जाता है आ, तो जब मैंने आधे क में आ जोड़ा तो ये क्या बन गया का। ठीक है, शोका, और फिर ये पूरा का पूरा ऐसे लिख लीजिएगा, शोका कुल, जो शोक से आकुल है। लोकायुक्त, लोकायुक्त का संधि विच्छेद क्या होगा, लोक धन आयुक्त। अब आप कहोगे कि सर इसका क्या मीनिंग निकलेगा, तो लोक का मतलब होता है ये धरती लोक, ये जो हम जनता की बात कर रहे हैं, और आयुक्त का मतलब जिसकी नियुक्ति की गई हो। ठीक है, जिसकी नियुक्ति की हुई हो, लोगों के लिए जिसकी नियुक्ति की गई हो, वो कहलाता है आपका लोकायुक्त। हिमाव्रत, ये क्या हो जाएगा, हिम धन आवृत, क्या हो जाएगा, हिम धन आवृत। हिम का मतलब होता है बर्फ, और आवृत का मतलब होता है घिरा हुआ, जो बर्फ से घिरा हुआ है उसे हम कहते हैं हिमावृत। ठीक है, फिर अब देखिएगा, जनादेश का संधि विच्छेद करना है। अब आप कहोगे कि आपको तो याद है इसलिए आपने बता दिए, जनादेश में इसमें आ की मात्रा कहाँ आ रही है, यहाँ, तो टुकड़ों में से कहां से टूटेगा, यहीं से टूटेगा, तो लिखिएगा जन धन आदेश, जन धन आदेश। मैंने देखिए एक शब्द को संधि विच्छेद किया तो कितने टुकड़ों में टूट गया, दो में। तो फिर मैंने कहा संधि विच्छेद, किसी शब्द का संधि विच्छेद करने के बाद में दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलेगा, तो ही संधि विच्छेद सही होगा। तो जन का मतलब क्या हो गया, जनता, और आदेश का मतलब एक तरीके से ऑर्डर देना किसी का, तो जनता का जो आदेश है उसे ही कहा जाता है जनादेश। चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिएगा आपका, फिर क्या कहा जाता है कि यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर में क्या आ जाए, आ स्वर आ जाए, और द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर में अ आ जाए, तो भी क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, जैसे विद्यार्थी, तो देखिएगा आपको ने क्या लिखा, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। विद्या का मतलब आप सब समझते हैं, शिक्षा, और अर्थी का मतलब होता है चाह रखने वाला। जो क्या होता है, शिक्षा की जो चाह रखता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कोई कि इसमें संधि विच्छेद करके बताइए, तो आप विद्याधन अर्थी कह देंगे। आपसे अगर कोई पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप बता सकते हैं ना कि इसमें आ रहा है, क्या आ रहा है, आ और अ मिलके क्या हो रहा है, दीर्घ बन रहा है, इसलिए इसमें कौन सी संधि विच्छेद होगी, कौन सी संधि होगी, सॉरी, दीर्घ संधि होगी। श्रद्धांजलि, क्या, श्रद्धांजलि, तो श्रद्धा धन अंजलि, कदापि, तो ये क्या होगा,
कदा, धन, अपि। ठीक है, कभी कभार होने वाला, तो इसे होता है कदापि। फिर मैंने लिखा सेना अध्यक्ष। देखिएगा, सेना अध्यक्ष, सेना, सेना धन अध्यक्ष, सेना धन अध्यक्ष। अब देखिएगा, मैंने क्या कहा, प्रथम शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर देखिए ना। ना में से अगर मैं स्वर निकाल देता हूं तो ये बचता है आधा न, और इसमें है आ। क्या है, आ। एक तो ये हो गया, तो प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में एक स्वर देखना होता है, आ है इसमें। द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर, द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर, इसमें कौन सा स्वर है, अ है। और आ और ए मिलके क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो ये क्या हो गया, से, और आधा न, और ये आ क्या हो गया, सेना। और बाद का ऐसे कैसे लिख लीजिए, ये हो गया आपका सेना अध्यक्ष। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। सतांतरण, ठीक है, सत्ता का अंतरण, तो ये क्या हो जाएगा, सत्ता धन अंतरण। क्या हो जाएगा, सत्ता धन अंतरण। सत्ता का जो एक्सचेंज होता है उसे बोलते हैं हम सत्तांतरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मुक्तावली। ठीक है, मुक्तावली, ये एग्जाम में पूछा गया था। देखिए मुक्तावली क्या होता है। मुक्तावली का सबसे पहले कहां से आप टुकड़ों में तोड़ोगे, आ गया, रचनावली में आ गया, तो यहां से टूटेगा। सुधांशु, आ गया, दीर्घ संधि होगी। दीक्षांत, आ रहा है, दीर्घ संधि होगी। दयानंद, आ रहा है, दीर्घ संधि होगी। अब देखिएगा मुक्तावली, मुक्तावली को हम तोड़ेंगे, मुक्ता धन अवली। ठीक है, अब संधि विच्छेद करने के बाद में दोनों शब्दों का अलग अलग मीनिंग निकलना चाहिए। तो मुक्ता का मतलब होता है मोती, और अवली का मतलब होता है माला। तो जो मोतियों की माला होती है उसे हम बोलते हैं मुक्तावली। ठीक है, अब देखिएगा, ता के अंदर कौन सा स्वर आ रहा है, आ। कि कौन सा स्वर आ रहा है, आ। और अवली के अंदर ए, तो ए और ए मिलके क्या, आ और ए मिलके क्या बन जाता है, आ। तो ये हो गया मुक्तावली। ठीक है, अगर फिर मैं आपको एक बार वापस से पूरा क्लियर करके बता देता हूं, देखिएगा, मुंह, जमा, ठीक है, आधा क, ता। ता में से मैंने क्या निकाल लिया, स्वर निकाल लिया, आ, तो ये बचा आधा तय, और यहां पे लिख लिया मैंने आ। और अब मैंने लिख लिया अवली। ठीक है, हमने क्या कहा, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर या प्रथम अक्षर, इन दोनों को लिखिएगा ऐसे कैसे आप। देखिए मुंह, फिर आधा क, तय आधा है, और ए मिलके क्या हो गया, आ। तो ये बन गया मुक्ता। ठीक है, और वैसे के वैसे लिख लीजिए आप, पीछे वाक्य बचा मुक्तावली। तो मोतियों की जो माला है। सुधांशु, सुधांशु का मतलब क्या होता है, सुधांशु का संधि विच्छेद क्या होगा, सुधा धन अंशु। अंशु का मतलब क्या होता है, किरण। और सुधा का मतलब होता है अमृत। जिसकी किरणें अमृत के समान होती है उसे बोला जाता है सुधांशु। और ये कौन होता है, किसका पर्यायवाची, हमने पर्यायवाची में पढ़ा था, वो होता है आपके चंद्रमा। दीक्षांत, दीक्षांत का संधि विच्छेद क्या होगा, दीक्षा धन अंत। अब दीक्षा का मतलब क्या होता है, दीक्षा का मतलब होता है गुरु के पास में जाके पहले दीक्षा ग्रहण की जाती थी, शिक्षा ग्रहण की जाती थी, जिसे बोला जाता है दीक्षा। जब शिक्षा का अंत होता है उसे बोला जाता है दीक्षांत। ठीक है, दीक्षा धन अंत। दयानंद, दया धन, दया धन, फिर इसमें क्या होगा, आनंद। ठीक है, आनंद। ठीक है, दया का जो आनंद है, दयानंद। ठीक है, फिर क्या होता है, आपके आ और आ जुड़कर, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं वापस से आपको पूरे रूल लिख देता हूं। ए जमा ए मिलकर भी क्या होता है, आ होता है। ठीक है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में क्या आ जाए, आ स्वर आ जाए, और द्वितीय शब्द के प्रथम में क्या आ जाए, अ स्वर आ जाए, तो भी क्या होता है, आ। ठीक है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में अ स्वर आ जाए और द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर में क्या आ जाए, आ स्वर आ जाए, तो भी क्या होता है मेरा, आ होता है। ठीक है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में आ जाए और द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर में भी स्वर आ जाए, तो भी क्या हो जाता है, ये आ हो जाता है। यही रूल है, यही रूल है। ठीक है, इन्हें हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में पढ़ रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैंने बोला कारागार। अब कारा का क्या मतलब क्या होता है, कारा धन
आगार। ठीक है, ये मैंने संधि विच्छेद कर लिया। ठीक है, आगार। अब मेरे को क्या देखना है कि मैंने जो संधि विच्छेद किया है, दो शब्दों के अंदर इसे तोड़ा है, तो क्या दोनों शब्दों का मीनिंग निकलता है? तो कारा का मतलब होता है सीमा। कारा का मतलब क्या होता है? एक तरीके से सीमा। और आगार का मतलब होता है घर। क्या होता है? घर। ठीक है। तो कारागार का मतलब होता है जेल। तो कारागार के अंदर एक, जेल के अंदर तो एक क्या होती है, फिक्स क्राइटेरिया होता है, एक फिक्स एक बाउंड्री होती है, लिमिटेड होता है, जिसे हम सीमा बोलते हैं। सीमा। एक सीमा के अंदर बना हुआ घर, या एक घर की जो सीमा होती है उसे हम बोलते हैं कारागार। ठीक है। जैसे मैंने बोला प्रेक्षागार, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रेक्षा धन आगार। ठीक है, क्या होगा? आगार। अब देखिएगा, प्रेक्षा आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? आ। तो आ और आ जुड़कर क्या हो जाता है? आ। तो ये प्रेक्षा आगार। प्रेक्षा का मतलब होता है नाटक। प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? नाटक। और आगार का मतलब क्या होता है? घर। जो नाटक घर होता है, जिसे आप सिनेमा हॉल बोलते हो, उसे हिंदी में कहा जाता है प्रेक्षागार। ठीक है। प्रेक्षा धन आगार, तो नाटक। प्रेक्षा का मतलब नाटक और आगार का मतलब घर, तो दोनों का डिफरेंट मीनिंग निकल रहा है, इसलिए हमने इसे कहा प्रेक्षागार, नाटक घर। आत्मानंद। ठीक है। आत्मा। ठीक है। आत्मा धन आनंद। ठीक है। आत्मा में जिसके आनंद होते हैं उसे हम बोलते हैं आत्मानंद। तो यहाँ पे देखिएगा, माँ। माँ के अंदर कौन सा स्वर आ रहा है? आ। और द्वितीय शब्द का प्रथम में क्या आ रहा है? आ। आ और आ जुड़कर क्या बन जाते हैं? दीर्घ आ, मतलब आ ही बन जाता है, तो आत्मा धन नंद, इसमें तो ये हो गया आत्मानंद। महात्मा। महा धन आत्मा। ठीक है। चिकित्सालय। अब देखिएगा, चिकित्सा का मतलब क्या होता है? आप सब समझते हैं, तो ये तो चिकित्सा धन आलय। चिकित्सा के लिए जो घर बना हुआ होता है उसे हम बोलते हैं चिकित्सालय। भाई, जहां पे ऐसा घर जिसमें चिकित्सा की जाती हो उसे ही हम बोलते हैं चिकित्सालय, हॉस्पिटल। अब देखिएगा, द्राक्षासव। ठीक है। द्राक्षा का मतलब क्या होता है? द्राक्षा का मतलब होता है दाख। द्राक्षा का मतलब क्या होता है? दाख। धन आसव। आसव का मतलब होता है रस। ठीक है। आसव का मतलब क्या होता है? रस। जो दाख होती है बड़ी, जो दाख बोलते हैं, किशमिश का जो बड़ा होता है, दाख का जो रस रस होता है उसे बोलते हैं द्राक्षासव। तो सबसे पहले संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करने के बाद दोनों शब्दों का अर्थ आपको देखना है कि इनका अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो वही क्या होता है मेरा, उसका सही संधि विच्छेद होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा आप। अब देखिएगा, ई और ई जुड़कर। ठीक है। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा था आ। ठीक है। ए धन ए क्या हो बन रहा था? आ। वैसे ही ई के रूल हैं कि छोटी ई और छोटी, दो छोटी ई मिलके क्या बना लेती है? बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई मिलके भी क्या बना लेती है? बड़ी ई। अगर दो बड़ी ई मिल जाए तो भी क्या, कौन सी मात्रा आएगी मेरी? बड़ी। अब देखिएगा, हमें क्या देखना है? प्रथम अक्षर का अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर। अब देखिएगा, यह शब्द होता है, इसको तोड़ेंगे हम, अतीत। तो यहाँ पे क्या देखा हमने? बड़ी मात्रा आ रही है, इसका मतलब दीर्घ संधि है। अब ये बड़ी मात्रा कैसी आई होगी? जब प्रथम शब्द के अंतिम में क्या आई होगी? छोटी ई की मात्रा आई होगी। और द्वितीय अक्षर के प्रथम, द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर में कौन सी आई होगी मात्रा? छोटी ई की। अब देखिएगा, मैंने इसको लिखा अति। ठीक है। अति धन इत। ये मेरा कौन सा शब्द है? द्वितीय शब्द है, ये मेरा प्रथम शब्द है। देखिएगा, इसको मैंने लिखा अ। ठीक है। तय में से मैंने स्वर निकाल लिया, तो तय बचा आधा। और कौन सी मात्रा निकली इसमें? छोटी ई की मात्रा। और द्वितीय शब्द क्या है? इत। ठीक है। तो ये क्या हो गया? छोटी मात्रा, ये ई और ई मिलके क्या हो गया आपके? बड़ी ई। तो मैं लिखूंगा तय, सॉरी अ। तय में कौन सी मात्रा जुड़ गई? छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या हो गई? छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जाती है, तो ये हो गया अतीत। ठीक है, अतीत। गिरिंद्र। गिरिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरि धन इंद्र। ठीक है। जो क्या हो? पर्वतों का जो राजा हो। गिरि का मतलब पर्वत और इंद्र का मतलब होता है राजा। जो पर्वतों का राजा कौन सा होता है आपके? हिमालय। हरिच्छा। अब हरिच्छा के अंदर हरि,
बड़ा थोड़ी आएगा, हरि आएगा छोटा। हरि का मतलब भगवान विष्णु, और इच्छा का मतलब आप समझते हो इच्छा, ठीक है, हरि इच्छा। मणिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? मणि धन इंद्र, ठीक है, मणिंद्र, याद रह जाएगा आपको। अब देखिएगा, छोटी, अभी हमने रूल पढ़े थे कि छोटी ई और बड़ी ई मिलके भी क्या हो जाती है, बड़ी ई। तो यहाँ पे क्या उनसी मात्रा आ रही है, धी। बड़ी ई की मात्रा आ रही है, इसका मतलब दीर्घ संधि। यहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पे भी आपके वारिश, ये वारिश नहीं होगा, ठीक है, ये वारिश इस तरीके से लिखा आएगा। ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक थी, वारिश, ठीक है। हरीश, ती आ रहा है, ई आ रहा है, यहाँ पे भी ई आ रहा है, ठीक है, तो कौन सी होगी आपके, दीर्घ संधि होगी। अब देखिएगा, अधीक्षक, संधि विच्छेद क्या होगा? मैंने क्या कहा, प्रथम अक्षर, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर में क्या आ जाए, छोटा ई आ जाए। द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर में बड़ी ई आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, बड़ी ई। मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर करके आपको बता देता हूं, फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, इसको मैंने लिखा, अधि धन इक्षक। सबसे पहले कि क्या मैंने संधि विच्छेद किया है, उन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो देखिएगा, अधि और इक्षक, इक्षक का मतलब क्या होता है, देखभाल करने वाला। और अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ। जो देखभाल करने में श्रेष्ठ हो या आपसे बड़ा हो, उसे हम बोलते हैं अधीक्षक, ठीक है। तो इसका मतलब, अधि का मतलब श्रेष्ठ, और इक्षक का मतलब ध्यान रखने वाला। तो इसका मतलब दोनों के अलग अलग अर्थ तो निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, तो अधि धन इक्षक। अब देखिएगा, मैंने लिखा अ, धी में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। तो ध में से जैसे ही छोटी ई की, मतलब छोटा ई की मात्रा हटाता हूं, ये मैं कहूं कि ई स्वर हटाता हूं, तो ये बचता है ध मेरा आधा, और इसके अंदर है ई, छोटी ई। समझ में आ गया? और इसको लिख लिया मैंने इक्षक। अभी हमने रूल क्या पढ़ा, कि यदि ये क्या है, आपके प्रथम शब्द और ये आपका द्वितीय शब्द, यदि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर में कौन सा स्वर आ जाए, ई, तो यहाँ पे प्रथम शब्द के, ठीक है, प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में क्या आ रहा था, ई आ रहा था। कौन सा ई, छोटा ई। ये छोटी ई की मात्रा होती है ये वाली, और ये वाली बड़ी ई की मात्रा होती है। अब ये देखिए, इक्षक, इक्षक का मतलब क्या है, बड़ी ई है। तो ये ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलके कौन सी मात्रा आती है, ये मात्रा आएगी बड़ी ई। तो ये क्या हो गया, आधा ध, ध में ई, बड़ी ई जोड़ा तो ये बन गया अधि, ठीक है। और शक ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, तो ये बन गया आपका अधीक्षण, ठीक है। अधीक्षण, अधीक्षण का मतलब क्या, अधीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा, अधि धन इक्षण, ठीक है। इक्षण का मतलब भी होता है देखभाल करना। ये होगा आपका वारिश, ठीक है, क्या, वारिश। तो वारिश का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, वारी धन ईश। वारी का मतलब होता है पानी, और ईश का मतलब होता है भगवान। जो पानी के भगवान कौन है, आपके वारिश कौन है, इंद्रदेव है, ठीक है, हरीश। तो हरि धन ईश। अब आप कहोगे कि मैंने बड़ी मात्रा क्यों नहीं लिखाई, अगर मैं लिखूंगा हरि, तो हरि का तो कोई मीनिंग निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो संधि विच्छेद ही गलत होगा। तो ये होगा हरि भगवान विष्णु, और ईश, ठीक है, याद रह जाएगा। हरि का मतलब बंदर भी होता है, ठीक है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का क्या होगा, प्रतिधन इच्छा। ये इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपका, यदि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में कौन सा स्वर आ जाए, ई स्वर आ जाए, बड़ा ई आ जाए, और आपके द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर में छोटा ई आ जाए, तो कौन सा हो जाता है, बड़ा ई, ठीक है। तो ये होगा फणी धन इंद्र, ठीक है। फणी का मतलब क्या होता है, सांप। फणी का मतलब क्या होता है, सांप। और इंद्र का मतलब होता है राजा, जो सांपों का राजा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फणिंद्र। और फणिंद्र किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके शेष नाग, ठीक है। महती इच्छा, तो ये क्या होगा, महती, ठीक है, और इच्छा, ये इसका संधि विच्छेद होगा। महती का मतलब बड़ी, और इच्छा आप सब समझते हैं, बड़ी इच्छा रखना। महेंद्र, मही का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और इंद्र का मतलब राजा, ठीक है। तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो ये होगा महेंद्र। वैसे ही होगा सुधींद्र, ठीक है।
क्या होगा आपका? सुधींद्र। ठीक है। सुधि, सुधि, धन, इंद्र। सुधि का मतलब क्या होता है बताइएगा आप? सुधि का मतलब होता है ज्ञान। शुद्ध, अपन कहते हैं ना, शुद्ध खो गई, होश खो गए, ज्ञान खो गया। सुधि, धन, इंद्र, ये इसका सत्य विच्छेद होगा। बड़ी ई और बड़ी ई, देखिए मेरा बोलने का मतलब है कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में बड़ी ई की मात्रा आ जाए और द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर में बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो ये क्या हो जाता है आपका? बड़ी ई। फिर मैं आपको बता देता हूं। मैंने इसका संधि विच्छेद किया नदी, तो ये लिखता हूं नदी, ये बड़ी ई की मात्रा आती है। और ये हो गया ईश्वर। ठीक है। इसमें डी में कौन सा है? बड़ी ई है। और यहाँ पे भी क्या है? बड़ी ई है। तो आपकी कौन सा आएगा? आपके मात्रा बड़ी ई की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा नदी और ईश्वर, नदीश्वर, नदियों की जो ईश्वर है। नारीश्वर, नारी धन ईश्वर। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। कौन सी संधि होगी? तो आपको समझ में आया बड़ी ई की मात्रा किस में आती है? अगर आपके कभी आपको आ देखने को मिल जाए, बड़ी ई की मात्रा देखने को मिल जाए, तो वो कौन सा संधि विच्छेद, मतलब कौन सी संधि होगी? वो दीर्घ संधि होगी। अब देखिएगा, श्री। ठीक है, इसका संधि विच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने लिखा श्री। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। और ईश, जो लक्ष्मी के भी ईश हैं। ठीक है, लक्ष्मी के भी जो भगवान है वो कौन है? भगवान विष्णु। तो संधि विच्छेद क्या होगा? श्री मतलब लक्ष्मी, ईश का मतलब भगवान। तो संधि विच्छेद करने पे दोनों का अलग अलग मीनिंग निकला। तो श्री, श्री का श्री धन ईश। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्रीश। और श्रीश किसे कहते हैं हम? श्री के ईश कौन है? भगवान विष्णु। सतीश। ठीक है, सती के जो ईश हैं, सती कौन? भगवान शंकर की पत्नी, माँ पार्वती का दूसरा रूप। तो सती के ईश कौन थे? भगवान शंकर। तो ये सतीश। रजनीश। ठीक है, संधि विच्छेद किया, रजनी धन ईश। रजनी का मतलब होता है रात, और ईश का मतलब होता है भगवान। ईश का मतलब क्या होता है? भगवान। तो रात के भगवान कौन है? चंद्रमा। ठीक है, दोनों का अलग अलग विभिन्न अर्थ निकला। अब देखिएगा, ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी क्या होता है? आपके बड़ा। तो इसे क्या लिखेंगे हम? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु धन उपदेश। ठीक है। अब कोई कहेगा कि हम एक काम करते हैं, इसका संधि विच्छेद ऐसे करके लिख देते हैं, गुरु धन पदेश। गुरु का मतलब तो निकल गया, पर पदेश का मतलब क्या होता है? ये तो कोई मतलब नहीं होता, तो संधि विच्छेद हो ही नहीं सकता। गुरु जो उपदेश दे तो वो होता है गुरुपदेश। ठीक है, तो गुरु धन पद उपदेश। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो ये क्या हो गया? अब आपको एक बात बताता हूं मैं आपको। देखिएगा, अगर रू आप ऐसे लिखते हैं, रू ऐसे लिखते हैं, एक सेकेंड, रू ऐसे लिखते हैं तो ये है छोटा रू। पर अगर आपने रू को इस तरीके से लिख दिया तो ये है बड़ा रू। तो लघुत्तम, तो ये क्या होगा? लघु धन उत्तम, ये इसका क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। ठीक है, याद रहेगा। मधुत्सव, अलग अलग मीनिंग निकलना चाहिए। मधु धन उत्सव। ठीक है, फिर से मैं आपको तोड़ के बताता हूँ। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत फास्ट हो रहा। देखो, मैंने लिखा मैं, और धू में कौन सी मात्रा है? तो बड़े ऊ की मात्रा है। तो बड़े ऊ क्या है? स्वर है। तो धू में से मैं स्वर निकाल देता हूं, तो ध क्या बचेगा मेरा? आधा। और इसमें मैंने क्या स्वर जोड़ दिया, जोड़ निकाल दिया? इसमें से निकाल दिया मैंने कौन सा? छोटा ऊ। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे है उत्सव। उ धन तय धन स धन व। अब देखिएगा, मैं ऐसे के ऐसे आ गया। ठीक है, आधा द है, और ऊ जुड़ के क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। तो ये क्या हो गया आपके? मधु के। ठीक है, और आगे मैंने क्या लिख दिया आपके? छोड़ी, मधु ऐसे नहीं हो। ठीक है, मधु इस तरह से, यहाँ पे लघु में छोटी मात्रा आएगी। ठीक है, तो मधु, मधु के अंदर कौन सी होगी? छोटी मात्रा होगी। तो मधु का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने आपके गलत लिख दिया था। ठीक है, मधु, मधु का मतलब होता है बसंत ऋतु। क्या होता है? बसंत ऋतु। तो मधु, तो इसमें आपका मैं, है आपके आधा था, और छोटा ऊ, और छोटा ऊ मिलके क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। तो ये मैं लिखूंगा मधु। यहाँ पे मधु में छोटी मात्रा थी, पर जब संधि विच्छेद करने के बाद मैंने इनको जोड़ा,
तो ठीक है, तो ये इसमें क्या हो गई, बड़ी मात्रा। ठीक है, मधु। और देखिए, ध और ऊ जुड़ के क्या हो गया, बड़ा ऊ, तो ये हो गया दू। और त ऐसे कैसे लिख लीजिए आप, त और स और व, तो ये हो गया मधुत्सव। जो बसंत के ऋतु में मनाया जाने वाला जो उत्सव होता है, विदुदय। तो विदुदय में ऐसे मत लिख दीजिएगा आप, विदु धन उदय, नहीं। विदु, विदु का, हाँ, विदु में कौन सी मात्रा आती है, छोटी। विदु का मतलब होता है चंद्रमा, और उदय मतलब उच्च। ठीक है। वैसे बड़ा और बड़ा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी क्या हो जाता है आपका, बड़ू। तो ये होता है सरयू। सरयू धन, क्या हो गया आपके, उर्मी। क्या हो जाता है, उर्मी। ठीक है। तो अब आप कहोगे इनका मीनिंग बताइए भाई। अगर आप, मैंने बोला कि संधि विच्छेद करने के बाद में दोनों शब्दों का क्या हो जाना चाहिए, इनका अर्थ अलग अलग निकलना चाहिए। तो सरयू का नदी, और उर्मी का मतलब होता है तरंग। ठीक है, सरयू नदी के अंदर जो उड़ने वाली तरंग होती है उसे बोलते हैं हम सरयूर्मी। ठीक है, चीज समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप। ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ। अब देखिएगा, मैं बार बार आपको फिर बोल रहा हूं कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में बड़ा ऊ आ जाए, और द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर में अगर छोटा ऊ आ जाए, तो ये मिलकर भी, ये स्वर दोनों मिलकर क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे देखिएगा, जैसे मैंने लिखा चमू। ठीक है, चमू। और मैंने लिख दिया उत्साह। उत्साह। मैंने कहा कि आपने इसमें मात्रा देखिएगा, ये बड़े ऊ की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है। अब देखिएगा, चमू में कौन सी मात्रा आ रही है, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, और यहाँ पे है छोटा ऊ। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन गया, बड़ा ऊ। तो च, और मैं में से मैंने क्या निकाल लिया था, आपका बड़ा ऊ निकाल लिया, तो आधा मैं बचा। तो ऊ और ऊ जुड़ के क्या हो गया, चमू साहा। चमू का मतलब होता है सेना। चमू का मतलब होता है आपके सेना। और उत्साह तो समझते हो, जो सेना का उत्साह होता है उसे बोला जाता है चमू उत्साह। जैसे मैंने लिखा भू। ठीक है, क्या मैंने लिखा, भूप। और यहाँ पे क्या होगा आपके अरी। तो ये क्या बन गया आपके, ठीक है, भूप। सॉरी, ये मैंने आपके गलत लिख दिया, एक सेकंड देखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा भू धन, और इसका होगा आपके ऊपरी। ठीक है, जो पृथ्वी से जो ऊपर हो, जो पृथ्वी से हो वो भूपरी कहलाता है। भू मतलब पृथ्वी, ऊपर मतलब ऊपर, पृथ्वी से ऊपर। अब देखिएगा, भू में कौन सी आ रही है, छोटी, सॉरी, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, और इसमें छोटे ऊ की मात्रा आ रही है। छोटा, बड़ा और छोटा ऊ मिलके क्या हो जाता है, बड़ा ऊ। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, भू, फिर परी। ठीक है, वधु उल्लास। वधु धन उल्लास। ठीक है, जो वधु मतलब, ठीक है, वाइफ, और उनका उल्लास। यहाँ पे लघु उर्मी। ठीक है, ये क्या होगा, लघु। लघु का मतलब छोटा। उर्मी का मतलब होता है तरंग। जो छोटी तरंग होती है वो होती है लघु उर्मी। और सिंधु उर्मी का मतलब क्या हो गया आपके, सिंधु धन उर्मी। ठीक है, अगर मैं इसको यूं लिखना चाहूं, मैंने लिख दिया सिंधु, कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। और फिर मैंने लिख दिया उर्मी। तो सिंधु का मतलब क्या होता है, सिंधु नदी के अंदर उठने वाली जो तरंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंधुर में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत होती है तो इस क्लास को रिवाइंड करके देखिए, वर्ण विचार देखिए। ये सारी संधि, संधि नहीं, इवन सारे टॉपिक हम अच्छे से क्लियर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, पर पूरी हिंदी और इंग्लिश के सारे टॉपिक जो आपके एलडीसी और सीईटी के अंदर जो पूछे जाएंगे, वो सारे टॉपिक यहाँ पे करवाए जाएंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।